स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 14 दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक बिल्कुल नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट वैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, बट यहाँ मैथमेटिकली भी एक स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में जानेंगे कि स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। उसका नेगेशन पढ़ेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। कनेक्टिव्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, कंजक्शन जिसको बोलते हैं हम, और एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव और पढ़ेंगे। क्वांटिफायर पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस, इफ़ देन ओनली, इफ़ एंड इफ़ ओनली, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स, और वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट को वैलिडेट करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय काउंटर एग्जांपल्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए लेक्चर में मेरे साथ फुल लेक्चर में बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, स्टेटमेंट आपके मैथमेटिकल रीजनिंग दो तरह की होती है, एक इंडक्टिव होती है, एक डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। सो स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो मैथमेटिकली कि 2 + 2 = 4 और 2 + 2 = 5, ये दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि 2 = या एक दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, x is greater than y, x is greater than y। 3 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी तक तो ये सेंटेंस है। तो स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखो, कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट तभी बनता है या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। ठीक है, तो 2 + 2 = 4, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, तो दिस इज ट्रू। 2 + 2 = 5, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन y हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि x जो है ऑलवेज y से ग्रेटर देन हो। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो क्या ये 100% ट्रू है? ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर, कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस अगर 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है, तो हम ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह देते हैं? हम स्टेटमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में कुछ एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, बिल्कुल हम 100% नहीं कह सकते कि ये जो है ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ठीक है, समझ आई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस पहली वाली जो एक्सरसाइज है हमारी वही है कि आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस उसने दिया है वेदर इट इज़ ए स्टेटमेंट और नॉट। तो छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही चीज़ें ट्रू हो जाए, दोनों ही ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। एम्बिग्यूटी वहाँ पे नहीं छोड़नी है। तो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। 8 इज़ लेस देन 6, पहला सेंटेंस मैंने लिखा। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 8 इज़ लेस देन 6। आप भी जो है इसको ट्राई करके देखो। एवरी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। थर्ड कह रहा है द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार। 4 is a letter, the sun 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 is a letter, the
चौथा सेंटेंस है मैथमेटिक्स इज फन, मैथमेटिक्स इज फन। पांचवा है देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड। और सिक्स्थ है हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर। ठीक है, अब ये 6 सेंटेंस हमने यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखो, 8 इज़ लेस देन 6, 8 इज़ लेस देन 6 कैसा सेंटेंस है, ये ट्रू है ना। 8 जो है वो हमेशा 6 से लेस देन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू है 100%। तो जब ये ट्रू है तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। समझ में आई बात, ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट। हाँ, ए सेट आपने पढ़े हैं, पहले चैप्टर के अंदर ही सेट थ्योरी है। तो एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं है, इनफाइनाइट सेट भी होते हैं, है ना। तो ये जो है फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि द सन इज ए स्टार, साइंटिफिकली सन स्टार है, बिल्कुल है, तो ये साइंटिफिकली ट्रू है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है आपका ये हो जाएगा स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज़ फन, मैथमेटिक्स फन, किसी के लिए फ़न हो सकता है, जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा उसके लिए फ़न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे मज़ा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने में, लेकिन जिसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है उसके लिए मैथमेटिक्स फ़न नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी के लिए फ़न हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, एम्बिग्यूटी हो जाती है। तो जहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाती है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा। देयर इज़ नो रेन विदाउट क्लाउड, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड दैट रेन होने के लिए क्लाउड का होना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू है, तो ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा। हाउ फार इज़ चेन्नई फ्रॉम हियर, अब देखो यहाँ पे आ गया हाउ फार इज़ चेन्नई फ्रॉम हियर। अब ये कहाँ से कह रहा है, चेन्नई का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? भाई दिल्ली से मेजर करना है। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं दिल्ली की डिस्टेंस चेन्नई से बताऊँगा। कोई भी इंसान जहाँ बैठा होगा वहाँ से उसकी डिस्टेंस वहाँ से बताएगा, तो कुछ फिक्स नहीं है। तो ये क्या है, ये इसमें भी एम्बिग्यूटी हो गई है। एम्बिग्यूटी जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है कि जहाँ पे 100% श्योर है, चाहे वो सेंटेंस आपका ट्रू है चाहे वो सेंटेंस 100% फॉल्स है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 14.1 उसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको बताना है कि वेदर इट इज़ ए स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेशन का मतलब है इसका जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट। जैसे मैं कहता हूँ कि इट इज़ रेनिंग और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो नेगेशन क्या होता है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जस्ट उसका अपोजिट स्टेटमेंट हो जाता है उसका नेगेशन। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने कि 2 + 2 मेक्स 4। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 2 डज नॉट मेक 4, 2 + 2 डजेंट मेक 4। तो ये हो जाएगा इसका नेगेशन। समझ आई बात? ओके, दूसरी चीज़ है कि किसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट लिखा मैंने 2 + 2 मेक्स 4, तो मैं इसको लिखूंगा कि भाई P एक कोई स्टेटमेंट है सच दैट, P एक स्टेटमेंट है सच दैट
2 + 2 मेक्स 4। तो किसी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये होता है। क्लियर आई बात समझ में? 2 + 2 मेक्स 4, तो यहाँ लिखेंगे P सच दैट, ठीक है, P सच दैट 2 + 2 मेक्स 4। तो ये है किसी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका, ठीक है। तो इफ P इज ए स्टेटमेंट देन द नेगेशन ऑफ P इज आल्सो स्टेटमेंट। नेगेशन भी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। सो नेगेशन इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट दैट इज डिनोटेड बाई, अब उसका देखो, इसको P को मैंने अगर इस तरह से लिखा है तो इसका जो नेगेशन है, नेगेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, नेगेशन ऑफ P, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, नेगेशन ऑफ P। तो किसी स्टेटमेंट को उसका रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख देंगे तो वो हो जाता है उसका नेगेशन, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, एवरीवन इन जर्मनी स्पीक जर्मन। जैसे कहते हैं कि न्यू दिल्ली इज़ ए सिटी, एग्जाम्पल ले लो, न्यू दिल्ली इज़ ए सिटी, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली इज़ नॉट ए सिटी, ठीक है। ओके, अभी लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। जस्ट इसका उल्टा लिख लो, देखो, बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ, ठीक है। बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट देयर दैट, फिर आगे ये सेंटेंस लिख दोगे, इट इज़ नॉट देयर दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो कि बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डजंट हैव सेम लेंथ, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसका नेगेशन लिखने का तरीका है। फिर लिखा है √7 इज रेशनल, √7 इज रेशनल, तो उसका नेगेशन कैसे लिख सकते हो कि √7 इज नॉट रेशनल, या लिख सकते हो कि √7 इज इरेशनल, ठीक है। तो उसको नेगेशन जो है इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो नेगेशन लिखना है हमें, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हमें चेक करना है कि जो उस स्टेटमेंट का नेगेशन है क्या वो ट्रू है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कॉन्टिनेंट। दूसरा स्टेटमेंट है देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए quadrilateral which has all its sides equal। और तीसरा है every natural number is greater than 0। चौथा है the sum of 3 and 4 is 9। ठीक है, अब इसका नेगेशन देखो, इसको आप क्या करो, कॉपी पेन लेके बैठो और इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और आप इन सब के आंसर लिखो, ठीक है। फिर अब मेरे आंसर से उसको मैच करना। ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कंटिनेंट, इसके ये जो 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं इनके आपको नेगेशन लिखने हैं। तो देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कॉन्टिनेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट,
तो नेगेशन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज़ ए कॉन्टिनेंट ट्रू है, सो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट ये हो जाएगा फॉल्स। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो ये लिखा है उसने कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल। तो ये कैसा है? ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका नेगेशन क्या लिखोगे कि देयर एग्जिस्ट्स ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल। ठीक है। थर्ड है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो ज़ीरो से बड़े ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। तो इसका नेगेशन कैसे लिखोगे कि देयर डजंट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। उसका नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना है। द सम ऑफ 3 and 4 इज़ 9। 3 and 4 का सम कितना होता है? 7 होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है 9। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि द सम ऑफ 3 and 4 इज़ नॉट 9। ठीक है, तो इस तरह से हमें नेगेशन को लिखना है। तो ये हो गई बात नेगेशन की। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट देखो, कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़े होंगे आपने इंग्लिश के अंदर। तो जैसे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं? जो एंड या और से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे दो छोटे छोटे सेंटेंस जो एंड या और से कनेक्टेड होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट की। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे होते हैं? उसमें क्या होगा? दो छोटे छोटे स्टेटमेंट होंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में दो छोटे छोटे स्टेटमेंट होंगे और दोनों के दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, बीच में या तो एंड लिखा होगा या और लिखा होगा। यहाँ पे होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे होगा सेकंड स्टेटमेंट, और इसको कहते हैं हम कंपोनेंट। इन दोनों को क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये हो जाएंगे कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा, ये सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। एक सेंटेंस देखो, एक स्टेटमेंट देखो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और वायरिंग। ठीक है, या तो बल्ब खराब है या वायरिंग खराब है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब। पहला स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। और दोनों स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड हैं? और से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। अब कंपाउंड स्टेटमेंट, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब जो अगला जो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे होंगे, उनसे हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत ईजी है। द स्काई इज़ ब्लू एंड द ग्रास इज़ ग्रीन। दोनों स्टेटमेंट जो हैं एंड से जुड़े हैं। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द स्काई इज़ ग्रीन, द स्काई इज़ ब्लू, पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा हो जाएगा द ग्रास इज़ ग्रीन। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड। तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा इट इज़ रेनिंग, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इट इज़ कोल्ड।
थर्ड स्टेटमेंट है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल रेशनल नंबर आर रियल, और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंड यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट दोनों कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट है ज़ीरो इज़ ए पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव नंबर। तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा जीरो इज़ ए पॉजिटिव नंबर, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा जीरो इज़ ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपाउंड स्टेटमेंट में से कंपोनेंट बनाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से बताना चाहूँगा कि किसी स्टेटमेंट को जिसमें एंड या और लगे हों उनको हमें चेक करना है कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो एंड का मतलब समझ लो, एंड का मतलब समझ लो आप, याद रखने का तरीका बता देता हूँ। एंड का मतलब समझ लो आप मल्टीप्लाई, ठीक है, और का मतलब समझ लो आप एडिशन। ओके, एंड का मतलब क्या समझा आपने, मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या समझा आपने, उसको समझ लिया आपने प्लस। और जो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट को समझ लो आप 1 और फॉल्स स्टेटमेंट को समझ लो आप 0। ट्रू को समझ लो 1, फॉल्स को समझ लो 0। तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, जो एक तो है आपका यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट, और ये किससे कनेक्टेड होगा, या तो एंड से कनेक्टेड होगा या और से कनेक्टेड होगा, और ये है सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला केस एंड का केस हम देख लेते हैं। एंड का केस देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट आपका ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। दूसरा केस क्या हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। तीसरा केस क्या हो सकता है, फॉल्स एंड फॉल्स। और चौथा केस क्या हो सकता है, फॉल्स एंड ट्रू। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, एंड का मतलब समझ लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ट्रू की जगह पे क्या रखना है हमें, ट्रू की जगह पे 1 रखना है, और फॉल्स की जगह पे 0 रखना है, और एंड की जगह पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 × 1, ये हो जाएगा 1 × 0, ये हो जाएगा 0 × 0, ये हो जाएगा 0 × 1। आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 1 की जगह ट्रू, 0 की जगह फॉल्स, 0 की जगह फॉल्स, 0 की जगह फॉल्स। तो आप समझ गए बात। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर हमें चेक करना है कि भाई एंड से जो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जिसमें एंड यूज़ हो रहा हो, तो उसकी ट्रू और फॉल्स जो है कैसे चेक करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट, अगर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ठीक है, समझ आई बात। ओके, दूसरी बात, अब और की बात देख लेते हैं। अगर और हो जाता है तो क्या होगा, इसको नोट कर लो। और में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, और हो जाएगा, ये और हो जाएगा, ये और हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस ये प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, 1 ही लिखेंगे इसको। ठीक है, डिजिटल में जो है इसको 1 ही लिखते हैं। तो 1 + 1 1 हो जाता है, 1 + 0 1 हो जाता है, 0 + 0 0 हो जाता है, 0 + 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब 1 को क्या कह रहे हैं हम, ट्रू कह रहे हैं। 1 को यहाँ भी, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है,
तो समझ में आई बात। इसको जो है इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे जाके, जिसको कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं इसको, ठीक है। इसका एक अलग ही मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी हायर क्लासेस में। बट ये आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ बस जस्ट, ठीक है। कैसे स्टेटमेंट की जो है हम वैलिडिटी चेक करते हैं, क्या वो ट्रू है कि वो फॉल्स है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। पहला स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स 4 साइड्स इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि दो कंपोनेंट हैं हमारे पास, तो दोनों कंपोनेंट को अलग अलग लिखना है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट है ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, स्क्वायर हमेशा क्वाड्रिलेटरल होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ए स्क्वायर हैज़ इट्स 4 साइड्स इक्वल। तो क्या ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मतलब 1 × 1 दैट इज़ 1। तो 1 कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, ट्रू आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो लिखा हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट, इट विल बी ट्रू, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे तरह से इसको देख लो। दूसरा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ईदर इवन और ओड। तो इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ईदर इवन और ओड। तो ऑल प्राइम नंबर दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे। पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑल प्राइम नंबर आर इवन, ऑल प्राइम नंबर आर इवन। क्या ऐसा होता है, क्या ये ट्रू है, ओके। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ठीक है। तो क्या सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, क्या सारे प्राइम नंबर इवन होते हैं, बताओ मुझे। क्या सारे प्राइम नंबर, देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है ना, 2 भी एक प्राइम नंबर है, बट वो तो इवन होता है। और सारे प्राइम नंबर जो है वो ओड नहीं होते हैं, और सारे प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है कैसे स्टेटमेंट हो गए आपके, फॉल्स स्टेटमेंट हो गए। और फॉल्स स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, इसमें और से कनेक्टेड है। तो 0 + 0 कितना होता है, दोनों फॉल्स हैं, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर MCA। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, ए पर्सन हु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि ए पर्सन हु हैज़ टेकन कंप्यूटर साइंस। पहला स्टेटमेंट है ए पर्सन हु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स कैन गो फॉर MCA। दूसरा स्टेटमेंट है ए पर्सन हु हैज़ टेकन कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर MCA, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, और से कनेक्टेड हैं दोनों। तो 1 + 1 मैंने आपको क्या बताया था, 1 बताया था। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा इसका कैसा आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरह से 4th एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड यूपी। तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा, पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट हुआ चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक है।
तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा, ये कैसा है, ट्रू है, बट चंडीगढ़ इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ यूपी, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ये किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, तो एंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, 1 और 0 का मल्टीप्लाई जो होगा वो कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल और हैं, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हो। आई थिंक कोई उसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट भी अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 14.2 है, बिल्कुल सिंपल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, आपको कंपोनेंट फाइंड करने हैं और आपको फाइंड करना है कि ये एंड से कनेक्टेड है या और से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एंड और के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, और में क्या होता है, और में देखो 2 वर्ड यूज़ होते हैं, 2 तरह से और यूज़ हो सकता है। पहला हो सकता है एक्सक्लूसिव और, दूसरा हो सकता है इंक्लूसिव और। ठीक है, और जो है आपके 2 तरह से यूज़ हो सकता है, एक होता है एक्सक्लूसिव और, दूसरा होता है इंक्लूसिव और। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि इनमें से किसी एक को ही आप चूज़ कर सकते हो, दोनों चूज़ नहीं होंगे। इंक्लूसिव और का मतलब है कि दोनों चूज़ हो सकते, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि द पर्सन हु हैज़ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी कैन गो फॉर MCA, सॉरी, पर्सन हु हैज़ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर MCA। तो यहाँ पे क्या है, चाहे उसके पास मैथमेटिक्स हो, चाहे उसके पास कंप्यूटर साइंस हो, तो दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक भी हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम इंक्लूसिव और। ठीक है, और एक स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ कि आइदर यू टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास चॉइस नहीं है, या तो आपको कॉफ़ी पीनी पड़ेगी या आपको चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें आप नहीं पी सकते हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा था बस। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझ में आ गया। एंड आइसक्रीम और पेप्सी इज़ अवेलेबल विद ए थाली इन ए रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट्स में जब हम खाने जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि भाई आइसक्रीम खानी है या पेप्सी पीनी है, तो दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक ही चीज़ उसमें से मिल सकती है। तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया, वो एक्सक्लूसिव और का एग्जाम्पल हो गया। ये भी एक्सक्लूसिव और का एग्जाम्पल हो गया। इंक्लूसिव का एग्जाम्पल क्या हो गया कि स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम, जो मैंने आपको पहले बताया था। एग्जाम्पल 7 आपको बिल्कुल इसी तरह करना है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और बताना है इसमें। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रूल लिखवाए हैं, लेकिन मैंने जो रूल आपको बताया है उस रूल से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड को मानना है मल्टीप्लिकेशन, ट्रू को मानना है 1, फॉल्स को मानना है 0, और को मानना है प्लस। ठीक है, तो बाकी आपके जो आंसर आ जाते हैं उस आंसर के हिसाब से आप स्टेटमेंट को बताओगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको वही काम करना है, दोनों कंपोनेंट को लिखना है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, दोनों कंपोनेंट को लिखने के बाद में आप बताओगे ऑपरेशन लगा के, एंड या और ऑपरेशन जो भी हो उसके हिसाब से जो ऑपरेशन लगा के कि फाइनल आउटपुट क्या आता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, एक होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, क्वांटिफायर का मतलब होता है, 2 तरह के आपके क्वांटिफायर होते हैं। एक होता है देयर एग्जिस्ट, आपको जो है हायर क्लासेस में बहुत बार देखने को मिलेंगे। एक होता है देयर एग्जिस्ट, एक होता है फॉर ऑल, इनको कहते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट का सिंबल इस तरह का होता है, देयर एग्जिस्ट,
और फॉर ऑल का सिंबल इस तरह होता है। आपको बहुत आगे जब आप रियल एनालिसिस करके एक बुक है उस बुक को पढ़ोगे जब हायर क्लासेस के अंदर, तो ये सिंबल आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ई नहीं है, ये ई की तरह का ही सिंबल है, देयर एग्जिस्ट, ग्रीक लेटर है, ये भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं फॉर ऑल। ओके, तो इस तरह के भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एवरी प्राइम नंबर पी रूट पी इज़ एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे फॉर एवरी या फॉर ऑल आ गया, तो उस ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम ऐसे ये जो फ्रेज़ यहाँ पे लिखे होते हैं इन फ्रेजेस को क्या कहते हैं हम, क्वांटिफायर कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर एग्जिस्ट वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये क्वांटिफायर से शुरू हो रहा है। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज 14.3। 14.3 आपकी टोटली जो है कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में है, कि आपको बताना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसको आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन का मतलब है ये यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम इम्प्लीकेशन। जैसे आपने इम्प्लाइज दैट का सिंबल भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे कुछ सिंबल यूज़ होंगे। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, पहला होता है इफ़ और देन यूज़ होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, दूसरा होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये दो तरह के यहाँ पे इम्प्लीकेशन होते हैं। ओके, अब इनका मतलब क्या होता है वो समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखो, पहली चीज़ है हम बात कर रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, तो ये स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे इफ़ लगा होगा और यहाँ पे देन लगा होगा, और ये स्टेटमेंट 2 है। मान लेते हैं कि ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है, इफ़ पी देन क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब ये है कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ P यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, ओनली इफ़ Q यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया ये। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर P के लिए Q ट्रू है, अगर P ट्रू है Q ट्रू है, तो अगर Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू एंड वाइस वर्सा। ऊपर वाले में वाइस वर्सा नहीं होगा, P पे ही डिपेंड करेगी Q की वैल्यू, बट यहाँ पे P की डिपेंड करेगी Q पे और Q की डिपेंड करेगी P पे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा होगा। अब इन सिंबल्स को कैसे लिखते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा कि x इम्प्लाइज दैट y, इस तरह का कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, या यहाँ पे कह सकते हैं हम कि p इम्प्लाइज दैट q, इसको लिखने का तरीका ये है, इफ़ देन को लिखने का तरीका, और इसको लिखने का तरीका है कि p इम्प्लाइज दैट q एंड q इम्प्लाइज दैट p। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम इम्प्लीकेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फाइनली हमें इनका आउटपुट भी बताना होता है कि फाइनली आउटपुट क्या होता है। तो एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू आर बोर्न इन सम कंट्री देन यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इफ़ you are born in some country then you are the citizen of that country। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा कि यू आर बोर्न इन सम कंट्री, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि पहले स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप किसी कंट्री में बोर्न होते हैं तो ही तो आप उसके सिटीजन बनेंगे। तो इसका मतलब है कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है? भाई आप किसी कंट्री के अगर सिटीजन हैं तो क्या उस कंट्री में पैदा होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। कहीं भी आपको नागरिकता ले सकते हो जाके, नागरिकता लेने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, लेफ़्ट टू राइट तो सही है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पे दूसरा स्टेटमेंट डिपेंड करता है, बट दूसरे स्टेटमेंट पे पहला स्टेटमेंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसके ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। बट ये अगर ट्रू है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये भी ट्रू होगा, ये अगर फॉल्स है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फॉल्स ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं हम इफ़ और देन इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ओके। अब एक और पढ़ लेते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो कोई नंबर अगर 9 का मल्टीपल होगा तो वो 100% वो 3 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि P अगर ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। बट कोई नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 9 का भी मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल ले लो आप, 9 का 9 है, 18 है, 27 है और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। बट 3 का मल्टीपल ले लो आप, 3, 6, 9, 12, 15, 18। क्या ये सारे नंबर जो है 9 के मल्टीपल हैं? नहीं है, ना तो 3 है ना 6 है, ये मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। P अगर ट्रू है तो Q ट्रू है, P अगर फॉल्स है तो Q फॉल्स है। बट Q अगर ट्रू है तो P ट्रू है कि नहीं वो पता नहीं, Q अगर फॉल्स है तो P का भी यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इफ़ देन का यूज़ करके लिखते हैं, या कह सकते हैं कि इफ़ देन का अगर यूज़ हो रहा है तो P की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इफ़ देन इम्प्लीकेशन। अब उसके बाद देखते हैं, ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P अगर फॉल्स है, P का नेगेशन भी तो Q के नेगेशन के बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा था कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू है, तो P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। समझ आई बात? तो इसको कहेंगे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लिख के आपको दिखाते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, दोनों का कुछ नहीं, दोनों का नेगेशन लिखना है बस आपको। ओके,
तो एक स्टेटमेंट है, इफ़ द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस। फिजिकल एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो उसके हिसाब से ही बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो इसका हमें अब कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे, दोनों का नेगेशन लगा दो। तो आपको क्या लिखना है कि इफ़ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डजेंट चेंज देन द फिजिकल एनवायरनमेंट डजेंट चेंज, दोनों का नेगेशन आपको लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो इफ़ और देन यूज़ हो रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है, राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे कि इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 देन इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो नेगेशन बना के दोनों स्टेटमेंट का, दोनों कंपोनेंट का नेगेशन बना के आपको लिख देना है। इफ़ और देन आपका एज इट इज़ रहेगा इसमें, ठीक है। सेकंड है, इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इफ़ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ़ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इट इज़ आइसोसेलेस। इफ़ ए ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल देन इट विल नॉट बी आइसोसेलेस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है नेगेशन लिखते हैं, ओके। ओके तो कॉन्ट्रापोजिटिव में, सॉरी एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना भूल गया कि कॉन्ट्रापोजिटिव जो लिखते हैं ना, देखो ये हो गया आपका इम्प्लीकेशन कि P इज़ ट्रू तो Q भी ट्रू होगा, बट इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव को कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव को लिखते हैं कि Q का नेगेशन जो है इम्प्लाइज दैट P का नेगेशन। उल्टा करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है भाई। यहाँ पे P स्टेटमेंट पहले लिखा होगा, बट जब आप उसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखोगे तो यहाँ पे Q स्टेटमेंट का नेगेशन पहले लिखा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव जब लिखोगे आप तो उसको Q को पहले लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। तो दोनों को नेगेशन करके, बट ध्यान रखना है कि Q को पहले लिखना है नेगेशन में, P को बाद में लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना अच्छे से। तो इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रापोजिटिव, ओके। उसके बाद आती है एक टर्म कॉन्वर्स, ठीक है। कॉन्वर्स देख लो आप, कन्वर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं हम कन्वर्स के बारे में। कन्वर्स देखो क्या है, कन्वर्स है आपका इफ़ एंड ओनली इफ़। कन्वर्स क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कन्वर्स भी कहते हैं। तो कन्वर्स को लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि भाई P जो है वो P ट्रू है, Q ट्रू है, तो उसका कन्वर्स जो है उसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। तो Q, तो अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ़ ए नंबर n इज़ इवन, इफ़ ए नंबर n is even then n स्क्वायर इज इवन, ठीक है। तो अगर इसका कन्वर्स हमें लिखना है तो कन्वर्स लिखने का तरीका क्या है कि इफ़ ए नंबर n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ इवन। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन ए नंबर n इज़ इवन, ठीक है। तो इसका कन्वर्स लिखने का तरीका है, तो कहने का मतलब है कि अगर P इम्प्लाइज दैट Q लिखा है, तो अगर आप Q इम्प्लाइज दैट P लिख दोगे तो ये हो जाता है इसका कन्वर्स। समझ गए बात।
आपने जो कॉन्ट्रापोजिटिव में लिखा था, कॉन्ट्रापोजिटिव में लिखा था नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज दैट नेगेशन ऑफ पी, तो ये इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। और कन्वर्स अगर हमें लिखना हो तो हम सिंपली लिखेंगे क्यू इम्प्लाइज दैट पी, ठीक है। तो कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा कि इफ़ एन स्क्वायर इज इवन देन if n square is even then n is even, ठीक है। if n square is even then n is even, या कह सकते हो कि if a number n square is even then if n square is even then a number n is even, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, तो इसको बोलेंगे हम इसका कन्वर्स। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ़ यू डू ऑल द एक्सरसाइज इन द बुक यू गेट एन ए ग्रेड इन द क्लास, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब ही देखो वो होता है वाइस, कन्वर्स का मतलब होता है कि अगर लेफ़्ट से राइट जाओ तो राइट से लेफ़्ट भी जाना पॉसिबल है, ठीक है, उसको कहते हैं उसका कन्वर्स। तो इफ़ यू डू ऑल द एक्सरसाइज इन द बुक यू गेट ए ग्रेड इन द क्लास, तो अब इसको कैसे लिखोगे, यू गेट एन ए ग्रेड इन द क्लास। If you get an A grade in the class, then you have done all the exercise of the book, ठीक है। तीसरा है if two integers A and B are such that A greater than B, then A minus B is always a positive integer, तो आप इसको लिखोगे if two integers A and B are such that A minus B is always a positive integer, then A is greater than B, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इसने, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल देन इट इज़ आइसोसेलेस। तो दो स्टेटमेंट बनते हैं यहाँ पे, पहला है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, दूसरा है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो हमें चेक करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल अगर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आइसोसेलेस भी होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो ऑलरेडी आइसोसेलेस हो जाता है, क्योंकि उसकी दो साइड तो इक्वल हैं ही हैं, ठीक है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए बी इज़ अ रेशनल नंबर। देखो ए बी अगर इंटीजर होंगे तो a इंटू बी भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो a इंटू बी को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a b भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अब पढ़ेंगे हम इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर p से q में ट्रू होता है तो q से p में भी ट्रू होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ़ पी इज ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल। एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको एक बार, इफ़ एंड ओनली इफ़ को भी, इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, 12th एग्जाम्पल है, इसमें दो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि इफ़ ए ट्रायंगल इज ए स्क्वायर, इफ़ ए ट्रायंगल इज ए स्क्वायर देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ all the four sides of a rectangle are equal then the rectangle is a square, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ़ ए ट्रायंगल इज ए स्क्वायर देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल।
सॉरी रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल है इसका नाम, इसको यहाँ पे है रेक्टेंगल। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर होना है तो उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि P जो है Q के P, अगर P ट्रू है तो Q ट्रू है, लेकिन अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इफ़ P एंड ओनली इफ़ Q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ P एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, तो P जब ट्रू होगा जब Q ट्रू होगा, और Q जब ट्रू होगा जब P ट्रू होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट के बीच में हम क्या लिखते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल ओनली इफ़ इट इज़ ए स्क्वायर, या कह सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि इट इज़ इफ़ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल देन ओनली इट इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि, तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से स्टेटमेंट को लिखना है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। तो P ट्रू है तो Q ट्रू है, Q ट्रू है तो P ट्रू है, एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं ये। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर 14.4। ओके, अभी देखो वैलिडेटिंग स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, एंड ऑपरेशन के साथ कैसे आप वैलिडेट करोगे स्टेटमेंट को, और ऑपरेशन के साथ कैसे वैलिडेट करोगे, इफ़ देन स्टेटमेंट के साथ कैसे वैलिडेट करोगे। इन्होंने रूल दिए हैं, लेकिन रूल वगैरह दिमाग में नहीं भरना है, आप सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ के चलो। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके लिए, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट कुछ नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके ओके, तो अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। तो हमें स्टेटमेंट चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमें स्टेटमेंट चेक करना है। चेक करने के तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, दो स्टेटमेंट दिए हैं उसने, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये कह रहा है कि इफ़, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ P जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, इंटीजर्स, आर सच दैट एक्स एंड वाई आर ओड, एक्स एंड वाई आर ओड। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है एक्स वाई इज ओड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है इसने कि भाई एक्स एंड वाई दोनों ओड हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है एक्स वाई जो है ओड है। तो हमें ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है। तो उसने स्टेटमेंट क्या दिया है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड आर सच दैट एक्स एंड वाई आर ओड देन एक्स वाई इज़ ओड। तो हमें प्रूव क्या करना है कि भाई P जो है Q पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि P इम्प्लाइज दैट Q है। ठीक है, तो हम क्या सपोज करके चलते हैं, हम सपोज करके चलते हैं कि भाई Y एक ओड नंबर है। तो Y अगर ओड नंबर होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओड नंबर को हमेशा 2m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर x यहाँ पे ओड नंबर है, इफ़ x इज़ ओड देन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। किसी भी ओड नंबर को आप इस तरह से लिखा जा सकता है।
2 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करो और उसमें +1 कर दो, तो वो नंबर हमेशा ऑड नंबर ही होगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक्स को मैं 2m+1 लिख दूँ तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2m+1 इंटू वाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2my प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका 2my प्लस, और y भी ओड है, y भी तो ओड है, तो y को हमने ले लिया 2n+1। ठीक है, y को भी हमने ले लिया 2n+1, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स वाई हो जाएगा हमारा 2m+1 इंटू 2n+1, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4mn प्लस 2m प्लस 2n प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1। अब देखो ये जो नंबर आया है, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर आ गया आपके पास, एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ कर, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 और 1 की मल्टीप्लाई तो 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2mn प्लस m प्लस n, और यहाँ पे प्लस में लिखा है 1। अब देखो ये जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर कैसा बन जाएगा, even बन जाएगा, और even प्लस 1 क्या होता है, ओड होता है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई अगर x और y दोनों ओड हैं तो x y भी ओड होगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि इफ़ x y बिलोंग्स टू z आर ओड, देन हमने प्रूव कर दिया कि भाई एक्स वाई इज़ ऑल्सो ओड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रूव करना है हमें। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा। ओके, तो इसको हम नेगेशन से भी कर सकते हैं। नेगेशन से कैसे दिखाओगे इसको आप, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से भी हम इसको दिखा सकते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से कैसे दिखाओगे, नेगेशन ऑफ Q उसको दिखा सकते हैं नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या है, आप ये मान के चलो कि एक्स वाई जो है वो इवन है, एक्स वाई कैसा है, इवन है, तो आप ये दिखा दोगे कि भाई एक्स एंड वाई भी इवन है। तो इस तरह से भी आप इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो, बट जो सिंपल है उस सिंपल से हम प्रूव करेंगे। ओके, ज़्यादा चीज़ों को टिपिकल नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद है एक और तरीका है प्रूव करने का, एग्जाम्पल नंबर 14 है, 14 नंबर एग्जाम्पल भी आप इसी तरह से कर सकते हो। उसके बाद है एक तरीका कॉन्ट्राडिक्शन वाला, कॉन्ट्राडिक्शन से भी हम प्रूव कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हम कुछ जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम मान लेते हैं और लास्ट में हमारी जो एजम्पशन है वो गलत प्रूव हो जाती है। तो अगर हमारी एजम्पशन गलत प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमने मान के चले थे वो गलत है, तो उसका अपोजिट जो है सही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से भी हम प्रूव कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15, इसमें दिया है उसने वेरीफाई बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक स्टेटमेंट है P √7 इज़ इरेशनल। ठीक है, √7 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो हम इसको मान के चलते हैं रेशनल। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे इसको, लेट √7 इज़ रेशनल। तो √7 अगर रेशनल होगा तो
उसको क्या लिख सकते हैं हम, √7 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, या इसको हम a/b लिख लें। भाई √7 को हम a/b लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ a और b दोनों इंटीजर हैं। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है ये, ठीक है, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है। तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ना a के अंदर कोई कॉमन, a और b दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर नहीं है, ठीक है। सो a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं, a और b बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों ही, ओके। एंड a एंड b doesn't have any कॉमन फैक्टर, उन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे √7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/b आ जाएगी, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 7b² हो जाएगा a² के, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 7b² a² लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई b² a²/7। इसका मतलब है कि a² इज़ डिविजिबल बाई 7। a² अगर 7 से डिविजिबल है तो क्लास 10th के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। दैट इज़ a² डिविजिबल बाई 7, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। तो हमने यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे कि a² इज़ डिविजिबल बाई 7, सो a इज़ डिविजिबल बाई 7। जब a² 7 से डिविजिबल हो जाता है तो a भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे, ये जो मैंने a² लिखा है, ठीक है, जब ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ये किससे है, 7 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7c कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a को जो है 7c लिख सकता हूँ, क्योंकि a भी 7 से डिविजिबल है। तो a को मैं लिख सकता हूँ 7c, c कोई यहाँ पे अदर नंबर ले लिया। इसका जो डेरिवेशन है ना, इसका जो प्रूफ है, मैंने क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे सिखाया गया है, वहाँ पे जाके लेक्चर देख लेना, रेशनल नंबर वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो a = 7c हम रख सकते हैं। तो a = 7c रखोगे तो क्या आ जाएगा, 7b² = 49c²। 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा b² = 7c², ठीक है। इसका मतलब क्या है कि c² = b²/7। अब देखो ये वाली चीज़ क्या कह रही है कि b² भी 7 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर b² 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि b इज़ डिविजिबल बाई 7, b इज़ डिविजिबल बाई 7। अगर a भी 7 से डिविजिबल है और b भी 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 7 दोनों में कॉमन फैक्टर है। बट हमने क्या एजम्पशन लेके चले थे हम कि a एंड b डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एजम्पशन थी वो एजम्पशन गलत थी। इसका मतलब जो हमने मान के चले थे कि ये रेशनल है वो भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि √7 इज़ इरेशनल। समझ आई बात। इस तरह से हम जो है कॉन्ट्राडिक्टरी की हेल्प लेते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब एक दूसरा भी मेथड होता है, उसको कहते हैं हम काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि ऐसी सिचुएशन हमें दिखानी है जिसमें वो स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 देख लो, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n इज
प्राइम। तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्टेटमेंट को लेके चलना है, दूसरे स्टेटमेंट को वैलिड दिखा देना है, ठीक है। तो उसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू। सबसे पहले तो हमें उसको इफ़ और देन वाली फॉर्म आती है उसकी। तो क्या किया उसने, इफ़ एन इज़ एन ऑड इंटीजर देन एन इज़ प्राइम। तो अब देखो यहाँ पे एन अगर ऑड इंटीजर होगा तो वो प्राइम होगा, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। बट ये क्या है, देखो 9 एक ऐसा ऑड इंटीजर है जो प्राइम नहीं होता है। 9 ऑड इंटीजर तो है बट प्राइम नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हम काउंटर एग्जांपल लेके भी इसको दिखा सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है फॉल्स है या ट्रू है। तो चैप्टर जो है यहाँ पे कंक्लूड होता है। एक्सरसाइज नंबर 14.5 इसके बाद आप कर सकते हो। कुछ अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।